आज हम लोग इम्यून सिस्टम की सेल्स में बेसोफिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और कल के वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात की थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्रैनुलोसाइट की दूसरी सेल्स जो कि बेसोफिल्स हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम ये बात करेंगे कि ये जो सेल्स होती हैं इनका नेचर कैसा होता है, क्या ये फैगोसिटिक होती हैं या फिर नॉन फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। हम ये बात करेंगे कि ये जो बेसोफिल सेल्स होती हैं, ये बेसोफिल सेल्स पैथोजन को किस तरीके से मारती हैं, कौन कौन से केमिकल्स का सिक्रीशन करती हैं जिससे कि अल्टीमेटली पैथोजन की डेथ हो जाती है, और किस तरीके के पैथोजन को ये मारने का काम करती हैं। क्या वो पैथोजन पैरासाइट होता है या फिर वो बैक्टीरिया होता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं बेसोफिल्स को। तो ये जो बेसोफिल्स होती हैं, ये हमारी सबसे कम अमाउंट में, सबसे कम नंबर में पाई जाने वाली ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं। और कल हम लोगों ने क्या बात की थी, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात की थी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो लगभग 60 to 65% पूरी WBCs में, यानी जितनी भर WBCs होती हैं उनमें लगभग 60 to 65% जो पोर्शन होता है वो अकेली न्यूट्रोफिल्स घेरती है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा अबंडेंट ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, लेकिन जो बेसोफिल्स होती हैं वो लीस्ट अबंडेंट होती हैं, यानी सबसे कम नंबर में जो इम्यून सेल्स ग्रैनुलोसाइट्स पाई जाती हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, वो हमारी बेसोफिल्स होती हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो हमारी ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ये लीस्ट अबंडेंट ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ब्लड के अंदर। अब दूसरी बात आती है कि भाई ये बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कितने लोब होते हैं उसमें। तो बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मेनली उसमें 2 लोब्स होते हैं। इसी वजह से इसको हम बायलोब्ड या फिर 2 लोब्ड कंटेनिंग न्यूक्लियस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये जो बेसोफिल्स होती हैं, ये बेसोफिल्स हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं, जैसे हमारा एक एंटीकोगुलेंट है जिसे हम हेपेरिन नाम देते हैं, और दूसरा हमारा इन्फ्लामेशन मीडिएटर है जिसको हिस्टामीन बोला जाता है। अब ये जो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन होता है और ये जो हिस्टामीन होता है, ये बेसोफिल सिक्रीट तो कर देती हैं, लेकिन ये काम क्या करते होंगे। इनके मेनली 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि ये बॉडी में दूसरी इम्यून सेल्स को सिग्नल देती हैं कि आओ, बॉडी के अंदर पैथोजन घुस गया है। और दूसरा काम ये जो हमारी हिस्टामीन करती हैं, ये काम करती हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल के साइज को बढ़ा देती हैं। और इससे क्या होगा कि ब्लड वेसल का जब साइज बढ़ जाएगा तो ब्लड वेसल में क्या सर्कुलेट करता है, क्या घूमता है, ब्लड घूमता है। तो वो जो ब्लड होगा, अब ब्लड वेसल का क्योंकि साइज बड़ा हो गया है तो ज्यादा क्वांटिटी का ब्लड सर्कुलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। और जब ज्यादा क्वांटिटी का ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो अफेक्टेड एरिया है, मतलब वो एरिया जहां पर पैथोजन ने इंजरी कॉज की है, जहां पर पैथोजन ने अपना इन्फेक्शन किया है, वो अफेक्टेड एरिया पर ज्यादा से ज्यादा इम्यून सेल्स पहुंच जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से जो हीलिंग होगी वो क्विक होगी, वो फास्ट होगी। इतनी बात समझ में आई कि जो बेसोफिल्स होती हैं, ये बेसोफिल्स मेनली हमारे कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, जैसे हिस्टामीन है, जैसे हेपेरिन है। हेपेरिन कोगुलेशन को होने से रोकता है, यानी क्लॉटिंग को होने से रोकता है जल्दी से जल्दी। और जो हमारा हिस्टामीन होता है वो ब्लड वेसल के साइज को बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करे और उस एरिया पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंच जाए, और उस ब्लड में जो हमारी बहुत सारी एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स होंगी
वो भी चल रही होंगी, तो जब ब्लड ज्यादा सर्कुलेट होगा तो इम्यून सेल्स भी ज्यादा क्वांटिटी में उस अफेक्टेड एरिया पर पहुंच जाएंगे। और जब ज्यादा इम्यून सेल्स जाएंगी तो जो पैथोजन है उसको जल्दी से हटाया जाएगा, और हटाने के बाद उस एरिया की जो हीलिंग है वो जल्दी से हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई कि ये बेसोफिल्स जो होती हैं हिस्टामीन और हिपैरिन को सिक्रीट कर रही हैं, और ये जो हिपैरिन और हिस्टामीन है ये क्या काम करते हैं। अब एक और बात है कि ये जो बेसोफिल्स होती हैं ये बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। तो ये बात तो आप लोगों को पता ही है कि नॉन फैगोसाइटिक सेल्स वो होती हैं जो फैगोसाइटोसिस की हेल्प से पैथोजन को ना मारे। मतलब ये बेसोफिल्स पैथोजन को निगलती नहीं है। तो फिर इनके मारने का तरीका क्या होता होगा? क्योंकि ये नॉन फैगोसाइटिक सेल हैं, तो ये जो नॉन फैगोसाइटिक सेल यानी बेसोफिल्स हैं, मान लो ये हमारी बेसोफिल है कोई, इन बेसोफिल्स के ऊपर कई सारी एंटीबॉडीज जैसे IgG हुई, जैसे IgE हुई, और कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो कि हेपेटोसाइट्स सिक्रीट करते हैं उनके रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा रिसेप्टर लगा हुआ है IgG का, एक दूसरी बेसोफिल है जिस पर रिसेप्टर लगा हुआ है IgE का। अब जैसे ही ये बेसोफिल घूम रही होगी ब्लड के अंदर, तो अब ये पैथोजन को मारेगी कैसे? इनके जो पैथोजन को मारने का तरीका होता है वो कुछ ऐसे होता है कि ये जो बेसोफिल्स हैं इन रिसेप्टर को लिए, इन पर्टिकुलर एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के रिसेप्टर को लिए ब्लड में सर्कुलेट करेंगी, और हमारी जो एंटीबॉडीज होंगी IgG और IgE एंटीबॉडी, उनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर आकर के एंटीजन बाइंड कर जाएगा। जैसे ये मान लो हमारी IgG एंटीबॉडी है, इस IgG एंटीबॉडी को पैथोजन मिल गया, मेनली एक पैरासाइट मिल गया, और उस पैरासाइट को इसने अपनी एंटीजन बाइंडिंग साइट पे बाइंड करा लिया। इतनी बात समझ में आई? तो अब ये जो एंटीबॉडी होगी IgG एंटीबॉडी, इस IgG एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर है, यानी इसका ये जो FC रीजन है, ये नीचे वाला जो FC रीजन है, इस FC रीजन का रिसेप्टर इस बेसोफिल के ऊपर लगा हुआ है। तो क्या होगा? ये जो हमारी एंटीबॉडी है ये अपने रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड हो जाएगी, और जैसे ही ये अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगी, देखो ये रिसेप्टर है IgG का, और ये IgG एंटीबॉडी पैथोजन को लिए हुए, एंटीजन के मॉलिक्यूल्स को लिए हुए इस रिसेप्टर पर आकर के बाइंड कर गई। अब जैसे ही ये इस पर बाइंड करेगी तो ये जो बेसोफिल है, ये बेसोफिल हिस्टामीन और हिपैरिन को सिक्रीट कर देगी, और जैसे ही हिस्टामीन और हिपैरिन सिक्रीट होंगे तो जो हिस्टामीन है वो हिस्टामीन हमारा ब्लड वेसल के साइज को बढ़ा देगा, जिससे जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स है वो जल्दी से उस इन्फेक्टेड एरिया पर पहुंच जाएंगी जहां पर ये पैथोजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और उस एरिया को हील कर दिया जाएगा। आ रही है बातें समझ में? कि ये जो हमारी बेसोफिल होती है ये फैगोसाइटोसिस नहीं करती जिस तरीके से हमारी न्यूट्रोफिल करती है। न्यूट्रोफिल को हमारा पैथोजन दिखेगा। न्यूट्रोफिल कैसे काम करती है पिछले वीडियो में देखा था हमने। मान लो ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में हमारी मैक्रोफेज है। अब ये जो न्यूट्रोफिल है इसको कहीं पैथोजन दिखा तो इस पैथोजन को ये एंडोसाइटोसिस की हेल्प से अपने अंदर एंट्री दे देगी, और अपने अंदर एंट्री दे देने के बाद इसे कालकोठरी में बंद कर देगी, और उस कालकोठरी का नाम होता है लाइसोसोम। और क्योंकि इस लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैथेप्सिन, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं इस पैथोजन का डिग्रेडेशन कर देते हैं, इस एंटीजन को मार डालते हैं।
तो ये जो हो रहा था ये फेगोसाइटोसिस हो रहा था, यानी उसको निगल लिया। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा। बेसोफिल ने इस एंटीजन के मॉलिक्यूल को अपने अंदर नहीं धसाया है। क्या किया है कि इस बेसोफिल के ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी के, और वो जो एंटीबॉडी होती है उसकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर एंटीजन बाइंड हो जाता है अगर कोई एंटीजन बॉडी के अंदर घुस गया है। अगर कोई नॉन सेल्फ एंटीजन बॉडी के अंदर घुस गया है तो हमारी जो एंटीबॉडी होती हैं उनकी एंटीजन बाइंडिंग साइट पर एंटीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, और फिर इसका जो एफसी रीजन है, इस एफसी रीजन की एफिनिटी होती है इस रिसेप्टर के लिए जो कि बेसोफिल्स पर प्रेजेंट है, और ये एंटीबॉडी जा करके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगी। और जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा रिसेप्टर और इसके एफसी रीजन के बीच में एंटीबॉडी के, तो वैसे ही जो बेसोफिल है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और ये बेसोफिल कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन स्टार्ट कर देगी जिनको हम नाम दे रहे हैं हिस्टामिन एंड हेपारिन। आगे बात समझ में। अब जो अगली बात है वो ये है कि ये जो हमारी बेसोफिल्स होती हैं ये किस तरीके के पैथोजन को मारती हैं। क्या ये बैक्टीरिया को मारती हैं? क्या वायरस को खत्म करती हैं? क्या किसी प्रोटोजोआ को मारती हैं या फिर पैरासाइट को खत्म करती हैं? तो बिल्कुल सही बात है, लास्ट वाला ही सही है। ये जो बेसोफिल ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं ये मेनली एक्टोपैरासाइट इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। यानी जितने भी पैथोजन जिनका नेचर एक्टोपैरासाइट होगा उन पैथोजन्स को खत्म करने का काम, उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम, रोकने का काम बेसोफिल को अलॉट किया गया है बॉडी के अंदर। और यही अगर एक और चीज देखें तो ये जो बेसोफिल्स हैं ये बेसोफिल्स हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब अगर बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो उन एलर्जिक रिएक्शंस को भी रोकने का काम ये बेसोफिल्स करती हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि बेसोफिल्स क्या क्या काम करती हैं। अब थोड़ा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन डाल लेते हैं। ये जो बेसोफिल्स होती हैं ये दूसरे नंबर की ग्रैनुलोसाइट के बारे में हमने बात की है, कल हमने न्यूट्रोफिल्स देखे थे। तो बेसोफिल्स सबसे कम क्वांटिटी में बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें 2 लोब होते हैं। ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं जैसे एंटीकोगुलेंट हेपारिन और इन्फ्लामेशन मीडिएटर हिस्टामिन, और उनका काम क्या होता है वो हम बात कर ही चुके हैं। अब ये जो हमारी बेसोफिल्स होती हैं ये मेनली नॉन फैगोसाइटिक सेल्स होती है, यानी पैथोजन को फैगोसाइटोसिस की हेल्प से नहीं मारेंगी। पैथोजन को जो मारने का काम करती हैं ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, जो केमिकल्स दूसरी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और उनको खींच करके लाते हैं कि इस एरिया में पैथोजन है, इसको मारो। कुछ रिसेप्टर्स को ये एक्सप्रेस करती हैं जैसे आईजीजी एंटीबॉडी के रिसेप्टर, आईजीई एंटीबॉडी के रिसेप्टर, और जो हेपेटोसाइट्स कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को सिक्रीट करती हैं उनके भी रिसेप्टर्स इन बेसोफिल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट बात हमने ये की कि किस तरीके के इन्फेक्शंस को रोकने का काम करती हैं। तो जितने भी इन्फेक्शंस एक्टोपैरासाइट नेचर के पैथोजन के द्वारा किए जाते हैं या फिर जितने भी रिएक्शंस बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम बेसोफिल्स करती हैं। तो इसी के साथ बेसोफिल्स खत्म होता है। आगे हम लोग बात करेंगे मास्ट सेल्स की, जो कि एक और तरीके की ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, और फिर हम बात करेंगे ओसिनोफिल्स की। तो इसी के साथ बाय।